भारत माता। अक्सर जब मैं एक जलसे से दूसरे जलसे में जाता होता और इस तरह चक्कर काटता रहता होता था, तो इन जलसों में मैं अपने सुनने वालों से अपने इस हिंदुस्तान या भारत की चर्चा करता। भारत एक संस्कृत शब्द है और इस जाति के परंपरागत संस्थापक के नाम से निकला हुआ है। मैं शहरों में ऐसा बहुत कम करता, क्योंकि वहाँ के सुनने वाले कुछ ज़्यादा सियाने थे और उन्हें दूसरे ही किस्म की ग़िज़ा की ज़रूरत थी। ग़िज़ा का मतलब खुराक। कहते हैं ना हम कुछ कि आपको कुछ खुराक की ज़रूरत है, प्रसाद की ज़रूरत है, कहने के वास्ते। लेकिन किसानों से जिनका नज़रिया महदूद था, स्पष्ट था, मैं इस बड़े देश की चर्चा करता जिसकी आज़ादी के लिए हम लोग कोशिश कर रहे थे और बताता कि किस तरह देश का एक हिस्सा दूसरे से जुदा होते हुए भी हिंदुस्तान एक था। मैं उन मसलों का जिक्र करता जो उत्तर से लेकर दक्षिण तक और पूर्व से पश्चिम तक किसानों के लिए यकसां थे, यानी कि एक जैसे थे, और स्वराज्य का भी जिक्र करता था जो थोड़े लोगों के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए फ़ायदे का हो सकता था। मैं उत्तर पश्चिम में खैबर के दर्रे से लेकर दूर दक्षिण में कन्याकुमारी तक की अपनी यात्रा का हाल बताता और यह कहता कि सभी जगह किसान मुझसे एक से सवाल करते, क्योंकि उनकी तकलीफ़ें एक जैसी थी, यानी गरीबों, कर्जदारों, पूंजीपतियों के शिकंजे, जमींदार महाजन कड़े लगान और सूद होता है ब्याज, पुलिस के जुल्म, और ये सभी बातें गुथी हुई थी, इनके एक दूसरे से संबंधित थी। उस ढड्डे के साथ, इनके उस ढर्रा, उसी आधार के साथ जिसे एक विदेशी सरकार ने हम पर लाद रखा था और इनसे छुटकारा भी सभी को हासिल करना था। मैंने इस बात की कोशिश की कि लोग सारे हिंदुस्तान के बारे में सोचें और कुछ हद तक इस बड़ी दुनिया के बारे में भी, जिसके हम एक जुज हैं, कण हैं। मैं अपनी बातचीत में चीन, स्पेन, अबिसिनिया, मध्य यूरोप, मिस्र और पश्चिम एशिया में होने वाले कसमकसों का जिक्र भी ले आता। मैं उन्हें सोवियत यूनियन में होने वाली अचरज भरी तब्दीलियों का हाल भी बताता और कहता कि अमेरिका ने कैसे तरक्की की है। यह काम आसान न था, लेकिन जैसा मैंने समझ रखा था वैसा मुश्किल भी न था। इसकी वजह यह थी कि हमारे पुराने महाकाव्यों ने और पुराणों की कथा कहानियों ने, जिन्हें वे खूब जानते थे, उन्हें इस देश की कल्पना करा दी थी। और हमेशा कुछ लोग ऐसे मिल जाते थे जिन्होंने हमारे बड़े बड़े तीर्थों की यात्रा कर रखी थी, जो हिंदुस्तान के चारों कोनों पर है, या हमें पुराने सिपाही मिल जाते जिन्होंने पिछली बड़ी जंग में या घावों के सिलसिले में विदेशों में नौकरियां भी की थी। सन 30 के बाद जो आर्थिक मंदी पैदा हुई, उसकी वजह से दूसरे मुल्कों के बारे में मेरे हवाले उनके समझ में आ जाते थे। उनके जो बात बताते थे वो उनको समझ में आ जाती थी। कभी ऐसा भी होता कि जब मैं किसी जलसे में पहुंचता तो मेरा स्वागत भारत माता की जय इस नारे से
जोर के साथ किया जाता, मैं लोगों से अचानक पूछ बैठता कि इस नारे से उनका क्या मतलब है। यह भारत माता कौन है जिसकी वे जय चाहते हैं। मेरे सवाल से उन्हें कौतूहल और ताज्जुब होता और कुछ जवाब न बन पड़ने पर वे एक दूसरे की तरफ या मेरी तरफ देखने लग जाते। मैं सवाल करता ही रहता। आखिर एक हट्टे कट्टे जाट ने, जो अनगिनत पीढ़ियों से किसानी करता आया था, जवाब दिया कि भारत माता से उसका मतलब धरती से है। कौन सी धरती? खास उनके गांव की धरती, जिले की, सूबे की या सारे हिंदुस्तान की धरती से उसका क्या मतलब है। इस तरह सवाल जवाब चलते रहते, यहाँ तक कि वे उबकर मुझसे ही कहने लगते कि मैं ही बताऊं। मैं इसकी कोशिश करता कि बताता कि हिंदुस्तान वह सब कुछ है जिसे उन्होंने समझ रखा है, लेकिन वह इससे भी बहुत ज़्यादा है। हिंदुस्तान के नदी और पहाड़, जंगल और खेत जो हमें अन्न देते हैं, ये सभी हमें अजीज़ हैं, इनके प्यारे हैं, लेकिन आखिरकार जिनकी गिनती है वे हैं हिंदुस्तान के लोग। उनके और मेरे जैसे लोग जो इस सारे देश में फैले हुए हैं। भारत माता दरअसल यही करोड़ लोग हैं, और भारत की जय का मतलब इन लोगों की जय। आगे है, मैं उनसे कहता कि तुम इस भारत माता के अंश हो और इस तरह से तुम ही भारत माता हो। और जैसे जैसे ये विचार उनके मन में बैठते, उनकी आंखों में चमक आ जाती, इस तरह मानो उन्होंने कोई बड़ी खोज कर ली हो, कि उनको सारी चीज़ बात समझ में आ जाती कि कैसे वो भारत माता किसको कहते हैं, और उनकी खुद की जय हो रही है तो उनकी आंखों में चमक आना स्वाभाविक था। तो ये था आज का लेसन।